गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कोचअप IAS लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ मनीष शुक्ला और आज मैं आपका एथिक्स मॉड्यूल कंटिन्यू करवाऊंगा। इस मॉड्यूल में लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वो था मॉरल पुलिसिंग। मॉरल पुलिसिंग मैंने मॉरल पुलिसिंग बताते वक्त आपको बताया था कि इट इज़ ए निगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स। क्लियर? फिर मॉरल पुलिसिंग को बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो मॉरल पुलिसिंग का आपका टॉपिक है ये निगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ वैल्यू कन्फ्लिक्ट का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो वैल्यू कन्फ्लिक्ट से अराइज होते हैं ये मॉरल पुलिसिंग भी हो सकता है और ये मॉब लिंचिंग भी हो सकता है। तो लास्ट लेक्चर में ये हमारा हो गया था। आज के लेक्चर में हम मॉब लिंचिंग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत चर्चा में रहा है, बहुत हॉट टॉपिक रहा है मॉब लिंचिंग। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि मॉब लिंचिंग क्या होता है, क्या इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। क्लियर? ठीक है, उसके बाद कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं मॉब लिंचिंग में, उन सब स्टेक होल्डर्स के क्या एथिकल इश्यूज होते हैं और क्या रेमेडीज होती हैं। तो बहुत डिटेल में आज हम लोग मॉब लिंचिंग पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जिसने लास्ट लेक्चर ना देखा हो वो पहले वो देखे, फिर कंटिन्यूम में एक देखेगा तो बेटर समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मॉब लिंचिंग से। तो इसको एक स्लाइड को एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉब लिंचिंग। आप मॉब लिंचिंग से क्या समझते हैं, डिस्कस विद एग्जांपल्स, उदाहरण सहित चर्चा करें। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई डिफरेंट एथिकल इश्यूज, डिफरेंट एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग में निहित जो नैतिक मुद्दे हैं उसकी पहचान करना है। उसके बाद ये आपसे कहता है प्रोवाइड रेमेडीज ऑफ मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग का समाधान भी बतलाइए। ठीक है, तो इतने 3 सब क्वेश्चंस आपसे एक क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे मॉब लिंचिंग होती क्या है। ठीक, तो क्या होता है मॉब लिंचिंग? जब मॉब या भीड़ लॉ एंड ऑर्डर या कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेती है, ठीक है, और हिंसक तरीके से वायलेंटली किसी अन्य व्यक्ति को ओवर पावर करने की कोशिश करती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मॉब लिंचिंग। इस प्रक्रिया में जिसके ऊपर वायलेंस की गई उसको किलिंग तक, उस एक्सटेंट तक उसके ऊपर वायलेंस की जाती है। क्लियर? तो क्या है, मॉब टेकिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन देयर ओन हैंड्स। ठीक है, भीड़ कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर वायलेंटली, हिंसक तरीके से दूसरे के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की या उसको ओवर पावर करने की कोशिश करता है, टू द एक्सटेंट ऑफ किलिंग, उसकी मृत्यु तक। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम मॉब लिंचिंग। लॉ एंड ऑर्डर किसका काम है देखना, कानून और व्यवस्था। अगर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा है तो उसको डील करने की जिम्मेदारी किसकी है, पुलिस की ना। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मॉब जो भीड़ है वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में ले रही है और वायलेंट तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को ओवर पावर करने की कोशिश करती है और इस पूरे प्रोसेस में इसकी किलिंग, इसको किल कर देती है मॉब। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मॉब लिंचिंग। क्लियर? ये होता है आपका मॉब लिंचिंग। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेकर वायलेंटली किसी को ओवर पावर करना टू द एक्सटेंट ऑफ हिज किलिंग इज मॉब लिंचिंग। क्लियर? अब हम इसके डिफरेंट एग्जांपल्स देखें। तो गोरक्षक दल हो गया आपका, बहुत चर्चा में रहा अखलाक कांड के बाद। खासकर खाप पंचायत का केस आप देखते होंगे, वहां पे ऑनर किलिंग्स होती रहती हैं और
चाइल्ड लिफ्टिंग के केसेस हाल फिलहाल में बहुत आए हैं, जैसे आपका छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह में, कि चाइल्ड लिफ्टिंग की अफवाह में क्या हुआ कि गांव वालों ने घेर कर किसी व्यक्ति को लिंच कर दिया है। इसी प्रकार आप लोगों ने आजकल महाराष्ट्र में पालघर में 2 साधुओं की भी मॉब लिंचिंग हुई है, उस केस को भी पढ़ रहे होंगे। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। गोरक्षक दल के केस में क्या होता है, मैं कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। गोरक्षक दल, इसकी एक वैल्यू है कि काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ एक दूसरा ग्रुप है G2, उसको फूड फ्रीडम की वैल्यू है, खाने की स्वतंत्रता, और इसके लिए वो काउ स्लॉटर या बीफ कंज्यूम करता है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है V2। गोरक्षक दल एक विजिलेंटे ग्रुप होता है जो कि अपनी वैल्यूज इसके ऊपर इंपोज करने की कोशिश करता है वायलेंटली, और इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है, मॉब लिंचिंग। क्लियर? तो गोरक्षा दल में हमने देखा ये होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसके बारे में अपने कंसर्न्स जाहिर किए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम दूसरा एग्जांपल देखें, खाप पंचायत। तो खाप पंचायत में भी आप लोग देखते होंगे इंटरकास्ट मैरिजेस प्रोहिबिटेड हैं। ठीक है, और जब कोई किसी के घर का इंटरकास्ट मैरिज करता है ऐसी सोसाइटीज में, तो वहां के लोग क्या करते हैं, उनको लिंच कर देते हैं। ठीक है, मॉब लिंचिंग हो जाती है उनकी। सिमिलरली हम चाइल्ड लिफ्टिंग के केस में देखें तो र्यूमर, ठीक है, एक अफवाह है कि मान लीजिए कहीं से कुछ 1-2 बच्चे का एब्डक्शन हो गया, अपहरण हो गया, और अब अफवाह चलने लगी कि सड़क पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं अगर रात में निकलें तो उनमें चाइल्ड लिफ्टर चलते हैं। ये र्यूमर सोशल मीडिया के थ्रू फैल जाती हैं। उसके बाद आपने देखा होगा झारखंड वगैरह में क्या हुआ, कई लोगों को इस अफवाह पर कि ये बच्चा चोरी करते हैं, इस अफवाह के आधार पर उनको लिंच कर दिया गया। ठीक है, क्लियर? इन तीनों केसेस में क्या हो रहा है, एक मॉब है, भीड़ है, भीड़ कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर, ठीक है, वायलेंटली किसी दूसरे व्यक्ति को ओवर पावर करने की कोशिश करता है और इस प्रोसेस में उसको किल कर देता है। क्लियर? तो ये सब हमने एग्जांपल्स देख लिए मॉब लिंचिंग के, चाहे वो पालघर जो साधुओं की लिंचिंग हुई वो केसेस हों, चाहे झारखंड का चाइल्ड लिफ्टर्स वाला केस हो, चाहे खाप पंचायत हो, चाहे गोरक्षा दल हो। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं मॉब लिंचिंग के। ठीक है, अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट सब क्वेश्चन था, देखिए क्या था, आइडेंटिफाई डिफरेंट एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन मॉब लिंचिंग। नैतिक मुद्दों की पहचान करिए जो मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व है। तो अगला सब क्वेश्चन हम एड्रेस करेंगे कि मॉब लिंचिंग में कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मॉब लिंचिंग में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एथिकल इश्यूज। अगर आपको डिफरेंट एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका है, जब भी आपसे पूछे कि एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई करिए किसी क्वेश्चन में, तो उसमें देखिए कि वो जो इश्यू है उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से विभिन्न हितधारक हैं। तो अगर मॉब लिंचिंग का केस हम देखें तो इसमें एक तो है विक्टिम जिसको लिंच किया गया, ठीक है, दूसरा स्टेक होल्डर कौन है, एग्रेसर जिसने लिंच किया। क्लियर? यही तो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, मतलब ऐसे लोग या ऐसे ग्रुप जिनके इंटरेस्ट मॉब लिंचिंग से अफेक्ट हो रहे हैं या जो मॉब लिंचिंग में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व्ड हैं। ठीक है, इस पूरे मॉब लिंचिंग के प्रोसेस में जिनके इंटरेस्ट टाई अप होते हैं। तो मॉब लिंचिंग में एक तो विक्टिम हो गया जिसको लिंच किया गया, फिर दूसरा स्टेक होल्डर जिसने लिंच किया मतलब एग्रेसर, उसके अलावा राज्य भी तो है, स्टेट भी तो है। कैसे? राज्य की जिम्मेदारी है ना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना,
स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को सिक्योर करना। मॉब लिंचिंग के केस में क्या हो रहा है, स्टेट का फेल्योर हो रहा है कि नहीं, ये स्टेट जो है इसकी लाइफ को सिक्योर नहीं कर पाई ना, असफल हुआ ना स्टेट, तो स्टेट के भी इंटरेस्ट इंपैक्ट हो रहे हैं, तो स्टेट भी एक स्टेक होल्डर हो गया, राज्य भी हो गया, उसके साथ साथ समाज, सोसाइटी के इंटरेस्ट तो है ही। समाज में भीड़ तंत्र की मानसिकता बनती जा रही है मॉब लिंचिंग की वजह से। तो हम देखेंगे कि ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इस मॉब लिंचिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड हैं। इन सब एक एक स्टेक होल्डर के रिस्पेक्ट में क्या एथिकल इश्यूज हैं, ठीक है। तो चारों स्टेक होल्डर के रेफरेंस में हम अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके रेफरेंस में कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं, इसके। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो ये जो स्टेक होल्डर्स अप्रोच होती है किसी भी क्वेश्चन में, ये जीएस पेपर 4 में आप देखेंगे बार बार आपको फायदा करेगी। इस स्लाइड को आप लोग एक बार देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन मॉब लिंचिंग। जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था एथिक्स डील्स विथ व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, यही है एथिक्स। दूसरे शब्दों में बोले तो व्हाट शुड बी को हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज राइट, जो सही है वो होना चाहिए और जो गलत है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें सही हैं तो ये हो और ये चीजें गलत हैं तो ये नहीं हो। यही तो है एथिक्स। मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। एथिक्स डील्स विद व्हाट शुड बी एंड फॉर दैट इट प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जो राइट है वो होना चाहिए, जो रॉन्ग है वो नहीं होना चाहिए। तो जब आपसे पूछा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग में आप एथिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करो, तो आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि मॉब लिंचिंग में क्या सही है और क्या गलत है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो सही तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, गलत ही है। तो आपको मॉब लिंचिंग की प्रक्रिया में जो कुछ भी गलत है वो आइडेंटिफाई करना है। अब वो गलत आप किसके रिस्पेक्ट में देखोगे। अभी हमने देखा था ना, 4 स्टेक होल्डर्स थे हमारे, कौन कौन से, विक्टिम के साथ क्या गलत हुआ वो आइडेंटिफाई करो, एग्रेसर के रेफरेंस में क्या गलत है वो आइडेंटिफाई करो, ऐसे ही स्टेट के रेफरेंस में क्या गलत है वो आइडेंटिफाई करो, और सोसाइटी के रिस्पेक्ट में क्या गलत है वो आइडेंटिफाई करो। क्लियर? तो जब मॉब लिंचिंग होती है तो इन अलग अलग स्टेक होल्डर्स के रेफरेंस में जो गलत हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना है आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि विक्टिम हमारा एक स्टेक होल्डर था जिसको लिंच किया गया, तो इसके रेफरेंस में कौन सा एथिकल इश्यू इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, अगर इसको लिंच किया गया, इस व्यक्ति को, XYZ कोई व्यक्ति था, वो अखलाक हो सकता है, वो पालघर के 2 साधु हो सकते हैं, ठीक है, उनको जब लिंच किया गया तो क्या गलत हुआ इस पूरे प्रोसेस में। इस पूरे प्रोसेस में इन व्यक्तियों को इंज्योर किया गया, इनको किल किया गया, इनको मारा गया, मतलब आपने वहां पर वायलेंस का यूज हुआ, हिंसा का यूज हुआ, गलत है ना, यही आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, तो इंजरी, किलिंग, विक्टिम के रेफरेंस में उसको क्या क्या गलत हुआ, उसको इंज्योर किया गया, उसको किल किया गया, वायलेंस का यूज किया गया उसके रेफरेंस में, और इस व्यक्ति के जो ह्यूमन राइट्स थे, मानव अधिकार थे,
जैसे कि जीवन का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, अपनी मान्यताएं मानने का अधिकार, उन सब अधिकारों का इस व्यक्ति के इन अधिकारों का हनन किया गया। जब इसको लिंच किया जाता है तो ये चीजें गलत हो रही हैं। ठीक है, समझे आप बात? यही आपको इसमें आइडेंटिफाई करना था। क्या? एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन मॉब लिंचिंग विद रिस्पेक्ट टू विक्टिम। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये चीजें गलत हो रही हैं। अब जब आप एग्रेसर के रेफरेंस में देखते हैं तो आपको कौन सी चीजें गलत पा रहे हैं आप? काऊ विजिलेंटे ग्रुप था, गौरक्षा दल, जब उसने अखलाक की लिंचिंग की, या पालघर में जब 2 साधुओं की लिंचिंग हुई, तो जिन्होंने लिंच किया, जो मॉब थी, भीड़ था, आक्रमणकारी थे, एग्रेसर थे, उनके अंदर आप क्या चीजें गलत पा रहे हैं? उनके अंदर ये चीजें हैं, ये गलत चीजें हैं। उनके अंदर इनटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, वो अपनी वैल्यूज को लेकर रेडिकलाइज्ड हैं। क्लियर? और वो अपनी वैल्यूज वायलेंस से दूसरे के ऊपर इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत चीजें हैं कि नहीं? इनटॉलरेंस मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं। इट इज एन एटीट्यूड ऑफ फेयरनेस। टॉलरेंस जो होता है वो क्या है? एटीट्यूड ऑफ फेयरनेस टुवर्ड्स others whose values, race, caste is different from yours. ऐसे लोग जिनकी मान्यताएं, जिनकी जात, जिनका धर्म, जिनकी संस्कृति, ठीक है, हमसे अलग है, उनके प्रति निष्पक्षता का भाव रखना, वो होता है टॉलरेंस या सहिष्णुता। लेकिन क्या गौरक्षक दल में जब वो किसी को लिंच कर देता है तो क्या उसके अंदर टॉलरेंस होता है? नहीं, उसके अंदर इनटॉलरेंस होता है। वो असहिष्णु होते हैं। वो अपने से डिफरेंट मूल्य से, अपने से डिफरेंट वैल्यूज वाले ग्रुप्स के प्रति, ऐसे लोग जिनके मूल्य इनके मूल्य से डिफर करते हैं, उनके प्रति असहिष्णु होते हैं। अपने से अलग मूल्यों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ना ही उसको सम्मान दे पाते हैं। तो ये गलत चीज है ना जो इनके अंदर है, यही आपको आइडेंटिफाई करना था। तो एग्रेसर के केस में इनटॉलरेंस है, उसके अंदर असहिष्णुता है। ठीक। दूसरा, ये अपने मूल्यों को लेकर उन मूल्यों के प्रति रेडिकलाइज्ड है, कट्टर है। ठीक है, यही एक मूल्य होना चाहिए। यही एक मूल्य, जो मेरा मूल्य है वो सर्वश्रेष्ठ है और इसके अलावा मैं किसी और मूल्य को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये होती है कट्टरता। क्लियर? तो ये रेडिकलाइज्ड भी हैं अपने वैल्यूज को लेकर, जो भी गलत है। और तीसरी चीज, ये वायलेंटली अपनी वैल्यूज को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, मतलब इंपोज करने की कोशिश करते हैं। तो जो मॉब लिंचर्स होते हैं, एग्रेसर्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या गलत चीजें होती हैं? कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं? इंटॉलरेंस, रेडिकलाइजेशन एंड इंपोजिशन ऑफ वैल्यूज। क्लियर? ठीक है, चलें नेक्स्ट स्लाइड पे। तो 2 स्टेक होल्डर्स के रेफरेंस में हमने एथिकल इश्यूज देख लिए, विक्टिम एंड एग्रेसर। अब जो 2 और स्टेक होल्डर्स थे, स्टेट एंड सोसाइटी, उसके रेफरेंस में देखेंगे कौन से एथिकल इश्यूज हैं। तो स्लाइड को पढ़िए। स्टेट और सोसाइटी के रेफरेंस में कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं जब हम मॉब लिंचिंग की बात करते हैं। तो स्लाइड को पढ़िए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, स्टार्ट करें। हम क्या देख रहे हैं? एथिकल इश्यूज, मतलब व्हाट शुड बी, मतलब
इसमें राइट क्या है वो आइडेंटिफाई करना है और रॉन्ग क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। तो राइट जैसा तो कुछ है नहीं, आपको रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो जब मॉब लिंचिंग होती है तो स्टेट के रेफरेंस में क्या क्या गलत चीजें हो रही होती हैं वो देखें। तो सबसे पहले आप देखिए, जब हम स्टेट के रेफरेंस में मॉब लिंचिंग को देखेंगे तो पहला एथिकल इश्यू जो इन्वॉल्व होगा इसमें वो है ब्रेकिंग डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था को भंग होना, और जो कि किस चीज का परिचायक है, स्टेट्स फेल्योर, राज्य की असफलता का, ठीक है। स्टेट का सॉवरेन फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है राज्य का, लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को सिक्योर करना, जान और माल की सुरक्षा करना। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था को मेंटेन करके रखता है, ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राज्य इसको कैसे करती है, पुलिस के थ्रू, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके थ्रू लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को सिक्योर करने का काम है राज्य का, ठीक है। उसके लिए कानून और व्यवस्था को बना के रखती है। लेकिन जब मॉब लिंचिंग हुई, एक व्यक्ति को लोगों ने घेर कर मार डाला, इसको लिंच कर दिया, तो यहां पे इस व्यक्ति की लाइफ का हनन हुआ कि नहीं। इसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, स्टेट की, राज्य की, क्लियर। तो इसका मतलब राज्य का फेल्योर हुआ कि नहीं, राज्य असफल हुआ कि नहीं अपने फंक्शन में, लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन होना, स्टेट का फेल होना, ये सब चीजें इन्वॉल्व हैं जब हम मॉब लिंचिंग की बात करते हैं स्टेट के रेफरेंस में। और लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन होना, स्टेट का फेल होना, ये सब कौन सी चीजें हैं, रॉन्ग। यही आपको आइडेंटिफाई करना था, एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई करना था, क्लियर। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें दूसरा पॉइंट, देयर इज लैक ऑफ डिटरेंस because there is no special law and there is lack of impartial investigation and lack of certainty of punishment। स्टेट का फंक्शन क्या है, लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को सिक्योर करना, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, और लाइफ एंड प्रॉपर्टी को सिक्योर रखने के लिए जो राज्य है ये क्या करता है, राज्य क्या करता है, डिटरेंस क्रिएट करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ और प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाना चाहे तो उसके अंदर भय व्याप्त हो, ये भय व्याप्त करना, डिटरेंस स्टेब्लिश करना, ये भी स्टेट का फंक्शन है। राज्य का ये काम है कि लोगों के अंदर डिटरेंस क्रिएट करे जब भी वो किसी दूसरे की लाइफ और प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने की सोच रहे हैं। लेकिन ये डिटरेंस कैसे क्रिएट करना होता है स्टेट को, इसके लिए क्या करना चाहिए स्टेट को, इसके लिए स्टेट को इंश्योर करना होता है कि पहली चीज तो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, निष्पक्ष जांच हो, क्लियर, स्विफ्ट शीघ्र जांच और पड़ताल हो, प्रोसिक्यूशन जल्दी से जल्दी हो जाए, और विद इन ए टाइम फ्रेम, 1 साल के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे माने उसको क्या हो जाए, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। जो भी व्यक्ति कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करेगा, किसी दूसरे की लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। अगर राज्य ये करता है तो डिटरेंस क्रिएट होगा, भय व्याप्त होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जब मॉब लिंचिंग हो रही है, इस व्यक्ति की लाइफ को छीना जा रहा है, इसका मतलब स्टेट ने कहां पे गलती कर दी, डिटरेंस क्रिएट करने में गलती कर दी। डिटरेंस क्रिएट वो नहीं कर पाया,
और डिटरेंस क्रिएट क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होती है। पुलिस जो है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लें, थोड़ा सा पॉलिटिकली न्यूट्रल रह के एग्जाम्पल लें, तो अगर राइट विंग गवर्नमेंट है कहीं पे, गौरक्षक दल ने किसी को लिंच कर दिया, तो वहाँ पे ये एक्सपेक्ट करना कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होगा, कभी कभी इस पे जो है संदेह होता है। ठीक है, 1 साल के अंदर आप देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि जल्दी फैसला हो। जो कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे केसेस साल दर साल खींचते चले जाते हैं। ठीक है, तो पनिशमेंट की सर्टेनिटी नहीं है, पनिशमेंट जल्दी नहीं होता है, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, तो लोगों में डर नहीं बैठता है। जब लोगों में डर नहीं बैठ रहा है तो मॉब लिंचिंग होती जाती है। ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिफाई किया कि जब हम मॉब लिंचिंग की बात करते हैं तो स्टेट के रेफरेंस में क्या एथिकल इश्यूज हैं। दूसरा पार्ट हमने देख लिया। थर्ड, जब मॉब लिंचिंग होती है तो स्टेट के रेफरेंस में क्या एथिकल इश्यूज उभर के सामने आता है? इट इज इरोजन ऑफ ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट। कैसे? राज्य है, सरकार है, ठीक है, और हम आप लोग हैं पब्लिक। इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है? ट्रस्ट का, विश्वास का। कैसा विश्वास? विश्वास ये कि हम आप क्या विश्वास करते हैं सरकार के ऊपर? कि सरकार हमारी लाइफ और हमारी प्रॉपर्टी को सिक्योर रखेगी। ठीक है, जनता यही तो विश्वास होता है सरकार के ऊपर, हमारी जान और माल का सुरक्षा सरकार करेगी। लेकिन जब इसी में से किसी व्यक्ति को लिंच कर दिया जाएगा, ये लिंचिंग के केसेस बढ़ते रहेंगे अलग अलग तरीके से। कभी किसी साधु की लिंचिंग कर दी जाएगी, कभी किसी अखलाक की लिंचिंग कर दी जाएगी। तो इससे होगा क्या लॉन्ग टर्म में? इससे जो ये ट्रस्ट का रिलेशन है ये इरोड होना शुरू होगा। पब्लिक को ये विश्वास नहीं रह जाएगा कि हमारी जान और माल की सुरक्षा सरकार कर सकती है, उसको संदेह होने लगेगा इसमें। ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट का रिलेशन होता है गवर्नमेंट और जनता के बीच, उसमें इरोजन आएगा। और ये कैसा? ये गलत चीज है, इट इज रॉन्ग, इट शुड नॉट हैपन। यही आपको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? ठीक है, अब हम यही चीज देखेंगे सोसाइटी के रेफरेंस में कि जब मॉब लिंचिंग होती है तो सोसाइटी के रेफरेंस में कौन कौन से एथिकल इश्यूज होते हैं। तो इसको आप एक बार जरा ध्यान से देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो होती है वो है मॉब मेंटेलिटी का क्रिएशन। भीड़ तंत्र की मनोवृत्ति, मॉब मेंटेलिटी क्रिएट होने लगती है, भीड़ तंत्र की मानसिकता। कैसे? ऐसे कि लोगों को लगता है कि अगर हमको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, तो ये न्याय लेने का क्या तरीका हो सकता है? ये न्याय लेने का तरीका ये है कि एक ग्रुप बना लो, एक समूह बना लो, भीड़ के रूप में इकट्ठा हो जाओ, और जो कोई दूसरा ग्रुप जिसके के बारे में आपका मत है कि ये इसकी वजह से मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, इसको लिंच कर दो, इसके लोगों को लिंच कर दो। तो एक भीड़ तंत्र की मानसिकता विकसित होने लगती है समाज में। लोगों को लगता है कि न्याय पाने का एक ही तरीका है। जैसे गौरक्षक दल को क्या का मानना है कि काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए, गौवध नहीं होना चाहिए,
अगर गौवध हो रहा है कहीं तो अन्याय है, इनजस्टिस है, और उस इनजस्टिस को रोकने का तरीका उनको क्या समझ में आता है? लिंच कर देना दूसरे को। तो एक भीड़ तंत्र की मानसिकता इसको कहते हैं। भीड़ बनाकर अपना न्याय खुद ले लेना, सरकार के रोल को ही खत्म कर देना। जस्टिस देना किसकी भूमिका है? जस्टिस देना किसका फंक्शन है डेमोक्रेसी में? सरकार का, राज्य का। लेकिन जब लोग भीड़ बनाकर खुद जस्टिस लेना स्टार्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा? समाज में, सोसाइटी में भीड़ तंत्र की मानसिकता का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए, यही आपको आइडेंटिफाई करना था। फिर दूसरा पॉइंट अगर देखें तो ये क्या करता है, जब किसी को लिंच कर दिया जाता है तो मॉब लिंचिंग से समाज में एक चिलिंग इंपैक्ट आता है, एक डर की भावना व्याप्त हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा, मान लीजिए एक काउ विजिलेंटे ग्रुप है, ये कहता है बीफ का कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, और कोई एक व्यक्ति बीफ का कंज्यूम करता था, उसको इसने लिंच कर दिया, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी। तो अब ऐसे ग्रुप में जो बीफ का कंजम्पशन करता था उसमें क्या होगा? डर की भावना व्याप्त हो जाएगी कि नहीं? चिलिंग इंपैक्ट आ जाएगा कि नहीं? तो समाज में एक डर का माहौल बन जाता है मॉब लिंचिंग की वजह से, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफाई करना था आपको ये चीज। थर्ड, हम देखते हैं कि मॉब लिंचिंग होने में एक बड़ी चीज का रोल है, और वो है र्यूमर्स, फेक न्यूज और जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है। समाज में व्याप्त हैं ये बुराइयां, इनकी वजह से मॉब लिंचिंग होता है। ये गलत चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। जैसे जो झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाह फैली, वो र्यूमर ही तो थी, अफवाह थी, फेक न्यूज थी, झूठी खबर थी। ये चला दिया गया कि रात में आते हैं, इनोवा से आते हैं और आपके बच्चे चुरा कर ले जाएंगे। तो सड़क पे जो कोई भी कार दिख गई उसको रोक के उसको लिंच कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो समाज में ये अफवाह व्याप्त हो जाती है झूठी खबरों के थ्रू, भ्रामक खबरों के थ्रू, ये भी तो एक गलत चीज है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पूरी मॉब लिंचिंग की प्रोसेस में जो सोसाइटी के रेफरेंस में एक एथिकल इश्यूज निकल के सामने आता है, वो ये है र्यूमर्स, फेक न्यूज और इंडोक्ट्रिनेशन, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बात करें तो बाई स्टैंडर्ड्स एटीट्यूड, ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि लोग जो है टिकटॉक में और इसमें इतना व्यस्त हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप मान लीजिए सड़क से निकल के कहीं जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रही है, एक व्यक्ति को 5 लोग घेर के उसको मार रहे हैं। ठीक है, और आप क्या करते हैं, आप उसी रोड से जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? आपको इसको रोकना चाहिए ना, गलत हो रहा है। लेकिन पाया क्या जाता है समाज में, या तो वहां पे खड़े रह के वीडियो बनाते रहेंगे, उसका फेसबुक पे अपलोड करना है, उस वीडियो पे लाइक मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक एपैथी की एटीट्यूड है लोगों में। लोग क्या होते जा रहे हैं, समानुभूति नहीं बची है उनके अंदर, एपैथेटिक होते जा रहे हैं, उदासीन होते जा रहे हैं। उनको मतलब नहीं है कि एक व्यक्ति को उनके सामने लिंच किया जा रहा है और वो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि भाई ये मत करो, गलत हो रहा है ये। ठीक है, तो एपैथी है, यहाँ पे उदासीनता है। उसके अलावा कुछ लोग टोकना तो चाहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं इसको मारा जाना चाहिए, लेकिन उनके अंदर करेज की कमी होती है, साहस की कमी होती है। ठीक है, करेज नहीं है, साहस की कमी है।
तो एपैथेटिक एंड लैक ऑफ करेजियस एटीट्यूड ये भी रोल अदा करता है मॉब लिंचिंग में। हमारे समाज के ही हम ही आप लोग हैं जो या तो एपैथेटिक होते जा रहे हैं, उदासीन होते जा रहे हैं, वहीं पे खड़े रह के वीडियो बनाते रहते हैं, लोग मारे लोगों को लिंच किया जा रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं, या तो हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर करेज नहीं है, साहस नहीं है इस चीज को रोकने का। ठीक है, तो ये गलत चीज है जो नहीं होनी चाहिए समाज में, ये आपको आइडेंटिफाई करना था। समझ आया आप लोगों को? हमने क्या देखा? हमने 4 स्टेक होल्डर्स के रेफरेंस में जब हम मॉब लिंचिंग की बात करते हैं तो कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं वो देख लिया। कौन कौन से 4 स्टेक होल्डर्स थे? आपका एक विक्टिम था, एक एग्रेसर था, स्टेट था और सोसाइटी था। इन चारों के रेफरेंस में देख लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है उस क्वेश्चन का वो है रेमेडीज। अगर मॉब लिंचिंग हो रही है तो उसका समाधान क्या है? तो समाधान भी हम, रेमेडीज भी हम हर एक स्टेक होल्डर के रेफरेंस में देखेंगे। हम देखेंगे एग्रेसर के संबंध में क्या रेमेडी हो सकती है, विक्टिम के संदर्भ में क्या हो सकता है, स्टेट, सोसाइटी, इन सब के रेफरेंस में हम देखेंगे क्या रेमेडीज हो सकती हैं। तो इस स्लाइड को एक बार आप पढ़िए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मॉब लिंचर्स हैं, जो एग्रेसर्स हैं, मतलब जो किसी एक व्यक्ति को भीड़ बनाकर उसको मार देते हैं, लिंच कर देते हैं, उनसे, उनके संदर्भ में क्या रेमेडी है, क्या समाधान है? तो ऑब्वियस ही बात है, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? स्विफ्ट एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, शीघ्र और कठोर दंड दिया जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, 1 साल के अंदर सुनवाई हो जाए और मैक्सिमम पनिशमेंट इन द स्पेक्ट्रम वो दी जानी चाहिए। तो जो मॉब लिंचर्स हैं, जो ये करते हैं, उनके खिलाफ शीघ्र और कठोर दंडनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये समाधान है। विक्टिम की जब हम बात करें, जो पीड़ित है, जिसको लिंच किया गया, तो उसके रेफरेंस में क्या समाधान हो सकते हैं? पहला, एक, जो विक्टिम है, क्योंकि उसको लिंच किया गया, मारा गया, ठीक है, उस मारने की घटना में हो सकता है कि वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम अपंग हो जाए, डिसेबल हो जाए, हाथ पैर उसके खराब हो जाए, या हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। और एग्जाम्पल लेके देखिए, हो सकता है वो अपने घर का एकमात्र ब्रेड अर्नर हो, 5 लोगों की फैमिली है, केवल वही कमाता था। ठीक है, पूरा परिवार उसी पे डिपेंडेंट था। तो ऐसे विक्टिम को कुछ कंपनसेशन दिया जाना चाहिए कि नहीं? मुआवजा दिया जाना चाहिए कि नहीं? दिया जाना चाहिए। इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें इन जनरल कंपनसेशन एब्सेंट रहता है, कंपनसेशन नहीं दिया जाता है सामान्यतः। लेकिन मॉब लिंचिंग के रेफरेंस में जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, तो इसको कंपनसेट करिए आप। अब हम देखेंगे कंपनसेशन का बेसिस क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे आप कंपनसेट करेंगे। तो इसको जो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल लॉस हुआ हो, मान लीजिए फिजिकली डिसेबल हो गया, जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इसको झेलना पड़ा, क्लियर, इसको मारा गया, इसके हाथ पैर टूट गए, तो 3 महीने तक बेड पर पड़ा रहा, तो इसकी जो रोजी रोटी का, जो लाइवलीहुड का लॉस हुआ, वो एक बेसिस होना चाहिए कंपनसेशन का। और इनके खिलाफ केस लड़ने में जो इसको वकील करना पड़ेगा, जो पूरी कानूनी प्रोसेस होगा, उसमें जो इसका खर्चा होगा, तो जो फ्री लीगल एड है, इन सब बेसिस को मिलाकर एक मुआवजा तय होना चाहिए जो इस विक्टिम को मिलना चाहिए।
क्लियर। फिर आगे हम बात करें, एक चीज ये भी देखी गई है कि एक बार जब विक्टिम जो फैमिली होती है वो एफआईआर दर्ज करा देती है, उसके बाद जो एग्रेसर है, ठीक है, अगर ये प्रभावशाली एग्रेसर हैं तो क्या करते हैं, इनको थ्रेट देने लगते हैं, धमकी देने लगते हैं कि एफआईआर वापस लो वरना तुम भी नहीं बचोगे। तो अब क्या है, यहाँ पे क्या इंश्योर करना है कि इस विक्टिम को इस थ्रेट से आपको प्रोटेक्ट करना है, इसको बचाना है। एफआईआर होने के बाद जो थ्रेट आती है विक्टिम और उसकी फैमिली को, उस थ्रेट से प्रोटेक्शन देना है। क्लियर। तो ये रेमेडीज हुई विक्टिम के रेफरेंस में। अब हम देखेंगे स्टेट को क्या करना है और सोसाइटी को क्या करना है। देखिए इसको फिर मैं एक्सप्लेन करूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट अगर कहीं पे मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग के संदर्भ में जब हम रेमेडीज की बात करते हैं तो राज्य को क्या करना चाहिए। सबसे पहले राज्य क्या कर सकता है, एक विशेष कानून पारित करे, एक स्पेशल लॉ। जैसे तहसीन पुना वाला एक है, वो बोलते हैं एक मासूका कानून लाना चाहिए, ठीक है, मानव सुरक्षा कायदा, मानव सुरक्षा कायदा, एक स्पेशल लॉ, एक विशेष कानून बने मॉब लिंचिंग को। अभी जब कोई मॉब लिंचिंग होती है तो उसको हम आईपीसी सीआरपीसी से डील करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके लिए हमको स्पेशल लॉ की जरूरत महसूस हो रही, तो एक अलग कानून बना, एक विशेष कानून बना ये मॉब लिंचिंग को डील करने के लिए। इस कानून में क्या होना चाहिए, मॉब लिंचिंग बोलेंगे किसको, इसकी क्लियर डिफिनेशन हो। जैसे मॉब या भीड़ किसको बोलेंगे, तो लोग कह सकते हैं जब 10 या 10 से ज्यादा लोग होंगे तब इसको मॉब बोलेंगे। कोई बोल सकता है कि 100 से ज्यादा लोग हों तब इसको हम मॉब बोलेंगे। तो एक क्लियर डिफिनेशन हो। जैसे कुछ स्टेट्स ने बोला है 2 या 2 से ज्यादा लोग जब होंगे वो मिल के जब किसी एक व्यक्ति को लिंच करेंगे तो उसको मॉब लिंचिंग बोला है। तो मॉब लिंचिंग क्या है, इसकी क्लियर डिफिनेशन हो इसमें, इस कानून में। उसके अलावा एफआईआर होने में, इन्वेस्टिगेशन या जांच होने में कितना समय लगेगा, प्रोसिक्यूशन या अभियोग में कितना टाइम लगेगा, और कन्विक्शन दोष सिद्ध होने में, इस सब में फिक्स्ड कर दिया जाए टाइम। 1 साल के अंतर्गत अंदर ये सभी चीजें हो जानी चाहिए, दोष सिद्ध हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक विशेष कानून बने जो कि पहले मॉब लिंचिंग को डिफाइन करे और फिर हर एक प्रोसेस के लिए एक टाइम, मैक्सिमम टाइम पीरियड सेट कर दे कि इससे ज्यादा टाइम में नहीं ले सकते आप, इससे कम टाइम में आपको ये चीजें कंप्लीट करनी होंगी, ठीक है। तो ये करना चाहिए स्टेट के रेफरेंस में। इससे क्या होगा, डिटरेंस क्रिएट होगा। जब जल्दी पनिशमेंट दी जाएगी, स्विफ्ट पनिशमेंट दी जाएगी, तो डिटरेंस क्रिएट होगा। फिर हमने देखा था स्विफ्ट पनिशमेंट दी जाए, जो दंड दिया जाए वो शीघ्रता से मिले, स्ट्रिंजेंट कठोर दंड मिले मॉब लिंचिंग करने वालों को, और सर्टेनिटी हो वहां पे। मतलब स्टेट क्या इंश्योर करे कि जो मॉब लिंचेस हैं उनको स्विफ्ट पनिशमेंट मिले। मतलब ऐसा ना हो कि कोर्ट में केस लटका रहे साल दर साल। इसके लिए वो क्या करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाए जहां पे डेली हियरिंग हो, रोजाना सुनवाई हो। स्ट्रिंजेंट देने के लिए जो कानून उसने पारित किया उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो, कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है, वो फांसी हो सकती है, वो दे। और ये इंश्योर करे कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होके
1 साल के अंदर कठोर से कठोर, तीव्र से तीव्र दंड मॉब लिंचर्स को दिया जाए। ये राज्य इंश्योर करेगा, तब मॉब लिंचिंग का समाधान हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा जो गवाह हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए। ठीक है, गवाहों को प्रोटेक्शन दी जाए। उसके अलावा CCTNS का निर्माण किया जाए, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। इसमें यह होता है कि जैसे एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिसमें जो अवांछनीय तत्व होते हैं किसी भी एरिया में, वो मान लीजिए लखनऊ के किसी अलीगंज थाना में कोई एक व्यक्ति है जो इन ऐसी चीज़ों में लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक डाउन करने में कई बार इन्वॉल्व रहा है, तो उसका एक डेटा बना होगा। अब उस डेटा को ऑल इंडिया बेसिस पे अलग अलग पुलिस थाने के लोग एक्सेस कर पाएं, जिससे ये हो कि ये व्यक्ति जब यूपी छोड़ के दिल्ली जाए तो दिल्ली पुलिस को भी इसके बारे में पता रहे कि ये जो है असामाजिक व्यक्ति है, ये ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है। ठीक है, तो CCTNS हो, कम्युनिटी पुलिसिंग हो, लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, समुदाय विशेष जो सामुदायिक पुलिसिंग की जाए। ठीक है, कम्युनिटी पुलिसिंग की जाए, तो जो पुलिस और लोगों के बीच जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ब्रिज होगा। फिर मॉब लिंचिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी गाइडलाइंस दी थी, जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाए जिसकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मॉब लिंचिंग को लेकर, वो कम्युनिटी मीटिंग करवाए। मान लीजिए किसी एक एरिया में हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं और वहाँ पे गाय को लेकर इश्यूज बनते हैं, तो इस नोडल ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे टाइम टू टाइम जो वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको लेकर कम्युनिटी मीटिंग के, जिससे सौहार्द बना रहे, हार्मोनी बनी रहे, लोकल इंटेलिजेंस मुहैया करे, खुफिया जानकारियाँ जो होती हैं कि ऐसा तो नहीं कि मॉब लिंचिंग करने का कोई प्रोग्राम बन रहा है। फिर जो स्टेट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन हर इंस्टीट्यूशन को अपना अपना प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो पुलिस होती है, पुलिस में आने वाले लोग कहाँ से आते हैं, हम ही आपके बीच से आते हैं ना। वो पुलिस वाला भी हिंदू हो सकता है, वो पुलिस वाला भी मुस्लिम हो सकता है। उस पुलिस वाले की भी वैल्यू क्या हो सकती है कि गाय की सुरक्षा होनी चाहिए, गाय का स्लॉटर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन सब की पर्सनल वैल्यूज से भी बड़ा क्या है एक पुलिस पर्सनल के लिए, उसकी प्रोफेशनल एथिक्स, उसका कोड ऑफ कंडक्ट जो से बोलता है कि पुलिस का काम है लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को सिक्योर करना। तो ये पुलिस वाला कभी ये ना सोचे कि मेरी पर्सनल वैल्यूज क्या हैं, अपने प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करे। अगर ऐसा करेगा तो आप कभी कभी एग्जांपल्स देखते होंगे कि पुलिस जो है मॉब, जैसे पालघर में ही क्या हुआ, पुलिस ने छोड़ दिया ना, साधुओं को लिंच होने दिया, चाहती तो रोक लेती। ठीक है, या जैसे राजस्थान में आपने देखा होगा, राजस्थान में क्या हुआ कि जिसको लिंच किया गया उसको टाइमली अस्पताल तक ही नहीं पहुंचाया, हॉस्पिटल तक ही नहीं पहुंचाया। ठीक है, उसमें इतना डिले कर दिया कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुलिस भी किसी ना किसी उसी समाज से आती है, उसके भी कुछ वैल्यूज होती हैं, पुलिस जो पर्सनल होते हैं, लेकिन उन सब को अपनी जो प्रोफेशनल एथिक्स है, जो पेशेगत आचार शास्त्र है, उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें करेंगे, स्टेट को ये चीज़ें करेंगे, अगर स्टेट करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मॉब लिंचिंग कंटेन होगा। फिर स्टेट का ही एक पार्ट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, और राजनीतिक दल में जो बड़े नेता हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या जो बड़े बड़े पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पद पर हैं, उनके द्वारा छुपे हुए सपोर्ट ना दें ऐसे मॉब लिंचर्स को, टैसिट सपोर्ट ना दें। जैसे आपने देखा होगा झारखंड में एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने किसी एक मॉब लिंचर को क्या किया, फूल माला पहनाया। तो ऐसा सपोर्ट ना दें, बल्कि इस मॉब लिंचिंग की प्रक्रिया को कंडेम करें, इसकी निंदा करें। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके खिलाफ बोला
ठीक है, कि मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए, किसी भी सभ्य समाज में मॉब लिंचिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडर्स हैं, उनको मैसेजिंग देनी चाहिए कि ऐसी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीजें अगर स्टेट करेगा तो मॉब लिंचिंग से निपटने में सहायता मिलेगी। फिर अगर समाज की बात करें तो समाज को क्या करना होगा, तो हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में पहले भी मॉरल पुलिसिंग में भी बता रखा था, फिर से देख लीजिए। समाज को अपने अंदर टॉलरेंस, सहिष्णुता लानी होगी। सहिष्णुता कौन लाएगा, आपको कौन बताएगा कि ऐसे व्यक्ति जिनके मूल्य आपसे अलग हैं, उनके प्रति आप सहिष्णु रहें, आप उनको भी एक्सेप्ट करें, उनको भी सम्मान दें। तो ये आपको कौन बताएगा, ये आपको आपका फैमिली बताएगी ना, आपकी शिक्षा, मीडिया, ये सब लोगों के अंदर टॉलरेंस इनकलकेट करे। जब टॉलरेंस नहीं होता है तभी तो आप वायलेंस करते हो ना दूसरे के खिलाफ। अगर टॉलरेंस होगा तो वायलेंस नहीं करोगे, मॉब लिंचिंग नहीं होगी। ठीक है, तो एक ये हो सकता है। दूसरा, हमारी समाज में जो हमने देखा था, जो र्यूमर्स, अफवाहों के बेसिस पे जो लिंचिंग होती है, उसको अगर रोकना है तो समाज के अंदर अफवाह, झूठी खबरें, इन सब पे रोकथाम लगानी होगी। ठीक है, जो सनसनीखेज न्यूज़ देते हैं आप लोगों को, डायन आ गई, उसकी वजह से राजस्थान में क्या होता है, लिंच कर दी जाती हैं ऐसी महिलाएं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होती हैं, बोलेंगे डायन है, लिंच कर दिया। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए समाज में। ठीक है, फिर हमने देखा था बाई स्टैंडर्ड्स एटीट्यूड। आप या तो उदासीन रहते हैं जब मॉब लिंचिंग हो रही, वीडियो बनाते रहते हैं, या आपके अंदर करेज नहीं है तो आप रोक नहीं पाते। तो लोगों के अंदर इम्पैथी और करेज इनकलकेट किया जाए, समानुभूति और साहस का निर्माण किया जाए। फिर उसके बाद हमको अपने समाज को मल्टी कल्चरल बनाना होगा, ऐसा बनाना होगा जहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति दूसरी संस्कृति को एक्सेप्ट करे, उसको सम्मान दे। अगर ऐसे समाज का निर्माण हम करेंगे तो वहाँ पे मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं नहीं होंगी। क्लियर? आई होप आप लोगों को बहुत डिटेल में मॉब लिंचिंग आज बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।